नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैं आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर की क्लास बीए पार्ट 3 के लिए, जिसके अंदर हम C++ सब्जेक्ट शुरू किए थे। परंतु C+ समझने से पहले मैं चाहता हूं कि अपन बात करें कि किस प्रकार से प्रोग्रामिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, पैराडिम क्या होता है। तो आज अपन शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिम कितने टाइप के होते हैं, और जितना भी आज हो पाएगा उतना हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं कि प्रोग्राम पैराडाइम रेफर्स टू स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल, interpretive programming paradigm says that first do this then that. Similarly, object oriented program ask programmer to visualize the solution using real world objects. So different type of objects are being used within this. Due to with that there are lots of programming approaches are there. ओके, बहुत सारी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है यहाँ पर जिनको हम यूज लेते हैं। प्रोग्राम पैराडाइम से आशय क्या है कि प्रोग्राम की विभिन्न स्टाइल से है कि किस किस प्रकार से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये आपको बताती है। ये स्टाइल बताती है कि किसी समस्या के हल तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उदाहरण के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के रूप में विभाजित करके, जो कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके रूप में विभाजित करके समस्या का हल किया जाता है। इसी प्रकार फंक्शनल के अंदर गणितीय फॉर्मूले के आधार पर इस समस्या का हल किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम ही होता है जिसके आधार पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता है। और जो प्रमुख जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, वो 5 टाइप के होते हैं: स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजरल, फंक्शन, इवेंट ड्रिवन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपकी जो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, परंतु जब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक पहुंचे, आज अपने पास कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से। क्या बोलता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम या लैंग्वेज से आशय ऐसी स्टाइल से है जिसमें प्रोग्राम बनाने के लिए सीक्वेंस, ब्रांचिंग और इलिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। इलिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। सीक्वेंस ये बताता है कि किसी प्रोग्राम के विशिष्ट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश जो होते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं, वो विशेष एक क्रम में होंगे। जैसे हम C का बात करते हैं तो उसके अंदर मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आएगा। ये हमने पहले से बता रखा है। उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर आप पहले कोई दूसरा फंक्शन उपयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या बताता है कि किसी कंडीशन के आधार पर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक ही विकल्प का चुनाव कैसे किया जाएगा। आपके पास फॉर का लूप भी है, डू व्हाइल का लूप भी है, आपके पास एक और लूप भी है जिसके अंदर हम क्या कहेंगे, स्विच का केस है। तो उसके अंदर आप कैसे उपयोग करोगे उन विकल्पों का, वो भी आपको बताता है। और इटरेशन से मतलब ये है, वो लूपिंग से है कि आप लूपिंग का प्रयोग कैसे करोगे, एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार कैसे आप रन कराओगे। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम की। वो क्या होता है कि इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार की किसी समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाए और प्रत्येक हिस्से पर आसानी से प्रोग्राम बना लिया जाए। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले कल कि कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा प्लस करवाने के लिए, एक माइनस करवाने के लिए, एक गुणा, एक भाग। ये अगर मैंने 4 अलग अलग प्रोग्राम बना दिए, फिर मैं इनको आपस में मिलाकर एक कैलकुलेटर बना सकता हूं जिसके अंदर वो गुणा, भाग और जोड़ बाकी कर सकता है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, इस प्रत्येक मॉड्यूल के लिए एक अलग से कोडिंग की जाए, उसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम बनाने के लिए फंक्शन, यहां पर आप ध्यान रखना फंक्शन, क्योंकि मैं ऐड का है ना फंक्शन ही बना रहा हूं, मैं सबट्रैक्ट का फंक्शन बना रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन बना रहा हूं, मैं डिवीजन का फंक्शन बना रहा हूं। यहां पर फंक्शन जिन्हें मॉड्यूल या सब रूटीन भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजरल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रोसीजरल या
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ये सामान्यतः इस प्रकार बनाया जाने वाला फंक्शन किसी विशेष कार्य के लिए करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ऐड का है जो काम वो ऐड ही करेगा, मतलब वो जोड़ेगा ही। घटाव का कोई है, सबस्ट्रैक्शन का है तो सबस्ट्रैक्ट ही करेगा, वो घटाएगा ही। ये सब इसका पार्ट होता है, उस विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है। कैलकुलेटर का एग्जांपल ही हम लेके चलेंगे यहां पर। जैसे ये प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए। सोच के देखो कि ये वाला जो है भाग वो सिर्फ जोड़ ही करेगा, ये माइनस नहीं कर सकता, ये गुणा नहीं कर सकता, ये भाग नहीं कर सकता। ये वाला जो है वो माइनस ही करेगा, वो प्लस ये वाले काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको जो काम दिया गया है, जिस मॉड्यूल का जो काम है वो वही काम करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। ये है, इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। अपन यहां पर कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर फंक्शंस जो है वो प्रयोग लिए जाते हैं। जो फंक्शन जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पिछले भी प्रोसीजरल और फंक्शन के अंदर समझा था कि फंक्शन जो थे वो वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, तो प्रोसीजर जो थे आरडीबीएमएस के अंदर वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। एसक्यूएल प्लस की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछली आपका बुक थी। ठीक है, इसके अंदर इस बात पर जोर दिया जाता है कि काम कैसे करना है, और उसकी कमी यह है कि डेटा को इसके अंदर कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नहीं पता कि आपको डेटा किस प्रकार के आपके पास आएगा और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। इसकी कमियां कौन कौन सी होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, चलिए हम देख लेते हैं। इसकी पहली प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि कार्य कैसे किया जाए। डेटा की जो प्राथमिकता होती है उसको सेकेंडरी रखा जाता है, फिर द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। इसके अंदर क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शन किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को परिवर्तित करने के अंदर सक्षम होते हैं। ऐसे प्रोग्रामर की गलती से यदि किसी फंक्शन द्वारा ग्लोबल वेरिएबल में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसी गलती में पूरा प्रोग्राम जो होता है वो उसके अंदर गलती पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, आप आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ऐसा कैसा प्रोग्राम बनाना है हमें कि जो मैं दोनों का सेम नाम रख रहा हूं, मैं एबीसी ही लोकल वेरिएबल का नाम रख रहा हूं, मैं एबीसी ही ग्लोबल वेरिएबल का नाम रख रहा हूं। परंतु इसके अंदर मैं कैसी स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि मेरा ग्लोबल जो वेरिएबल है जब मैं लोकल में चेंज करूं तो ग्लोबल में चेंज ना हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर वास्तविक जिंदगी से मिले हुए ऑब्जेक्ट आदि नहीं बनाए जा सकते, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनाते हैं। जबकि किसी समस्या का समाधान ढूंढने में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कार्य को आसान कर देता है, जैसा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं। उसके बाद आपके आता है फंक्शन पैराडाइम, फंक्शन प्रोग्रामिंग पैराडाइम। फंक्शन प्रोग्रामिंग से यहां से ये है, ऐसी प्रोग्रामिंग का है जिसमें ऑब्जेक्ट्स, प्रोसीजर या फंक्शन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, जो कि पहले निभा रहे थे अभी। ठीक है, फंक्शनल इसके अंदर क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में की जाने वाली सारी गणितीय गणनाएं जो है वो गणितीय फॉर्मूले या फिर गणितीय फंक्शन पर निर्भर करती है, ना कि कोई प्रोसीजर पर या फिर ऑब्जेक्ट पर, जो अभी कि हम अभी जस्ट पहले कर रहे थे और ऑब्जेक्ट का आगे करेंगे। ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग जटिलता को कम करने के लिए की जाती है। इस प्रोग्रामिंग में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न फॉर्मूलाज का प्रयोग किया जाता है। जो भी हम पहले फंक्शंस का प्रयोग कर रहे थे उससे पहले प्रोसीजर्स का प्रयोग कर रहे थे, आगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहां पर उसी चीज का प्रयोग फॉर्मूलाज के लिए कर रहे हैं, फिर एक्सप्रेशंस के लिए के रूप में कर रहे हैं। इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम का में यह विचार किया जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार के गणितीय फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में मेमोरी तथा अन्य ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं रहे हैं। प्रोग्रामर को किए जाने वाले कार्यों को सिर्फ गणितीय एक्सप्रेशन में ढालना होता है। यह था आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। उसके बाद अपन बात करते हैं इवेंट ड्रिवन
प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इवेंट ड्रिवन मतलब क्या हुआ, जब कोई काम होता है तो वो चीजें हो जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। इस पैराडाइम का विचार किया जाता है कि किस इवेंट पर क्या कार्य किया जाए। कंप्यूटर में कई प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, जैसे माउस का चलना, किसी वर्ड का टाइप करना, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लिक इवेंट या फिर माउस ड्रैग इवेंट, फाइल डिलीशन इवेंट, ये जो हो गया, जैसे फाइल डिलीट किया, फाइल ऐड की, कुछ कॉपी किया, कुछ निकाला उसमें से, आपने टाइप कुछ किया, आपने माउस को हिलाया, माउस से कहीं क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार के किसी भी इवेंट होने पर यह सेट किया जाता है कि कौन सा कोड रन होगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने ट्रिगर्स में कि जब यह काम हो जाए तो वो काम अपने आप हो जाना चाहिए। इवेंट ड्रिवन पैराडाइम पर आधारित लैंग्वेज में किसी इवेंट के होने पर कोई कोड रन होगा। यदि कोई इवेंट उत्पन्न नहीं होगा तो प्रोग्राम कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि जब आप किसी ई मित्र पर जाते हो और आप अपनी थंबप्रिंट देते हो, जैसे आप थंबप्रिंट देते हो तो वो उसके अंदर लॉगिन कर लेता है। जब तक आप उसके ऊपर थंबप्रिंट नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे आपका जो सिस्टम है वो अगर उसके ऊपर स्क्रीन सेवर चल रहा है, आप जब माउस को हिलाते हो तो वो उसको चेंज कर देता है। ये सब चीजें, ये इवेंट्स हैं जिनके आधार पर कोई प्रोग्राम रन होता है। इसके विपरीत जो है प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कोड में पूर्व निर्धारित जो क्रम है उसी के अंदर प्रोग्राम जो है वो रन होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इवेंट ड्रिवन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किस क्रम में रन होगा यह उत्पन्न होने वाले इवेंट पर आधारित है, ना कि आपके किसी निर्धारित किए हुए क्रम में। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, पहले प्लस का बनाया, फिर माइनस का बनाया, फिर गुणा का बनाया, फिर भाग का बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आकर सबसे पहले माइनस दबाता हूं, 10 माइनस 5। अब बताओ, बनाया तो आपने पहले इसको था, परंतु काम ये आ रहा है क्यों? क्योंकि मैंने इवेंट, ये जो है ये बटन दबाने का इवेंट किया, मैंने माइनस वाले को पहले दबा दिया तो हमारे पास माइनस आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से जैसे जैसे इवेंट होंगे वैसे वैसे ही आपका प्रोग्राम उसके हिसाब से ढलता जाएगा। ये था आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम पैराडाइम। एक पैराडाइम आपका बाकी बचा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये हम कल पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सी लैंग्वेज जो है वो इसी पर आधारित, सॉरी C++ लैंग्वेज जो है वो इसी पर आधारित है। और कल हम ये भी समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार से होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। और ये जो गुण है वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मतलब 90% ऐसा कोई एग्जाम होगा नहीं जिसके अंदर ये चीज नहीं पूछी जाती हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के खासियत क्या है, इसके फायदे क्या है, या फिर एनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम कल बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों को समझेंगे। और आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। आज की जो चीजें थी वो थ्योरी का पार्ट था, आपको बोरिंग लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। फिर से मैं समझाने जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर आपको कोई तकलीफ हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके बता सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।